नमस्कार और हमारे इस नए विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी लोक कथा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो किसी की भी रूह को कंपा देने के लिए काफी है। सोचिए, एक ऐसी सर्दी का मौसम जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि इंसान की सोच को भी जमा दे। कोहरा इतना घना कि पूरी की पूरी गलियां उसमें गायब हो चुकी हैं और रात का सन्नाटा इतना गहरा कि आपको खुद की सांसें भी एकदम अजनबी लगने लगें। ऐसी ही एक ठिठुरती रात में एक अलाव के आसपास बैठे लोगों के बीच एक कहानी शुरू होती है। एक ऐसी घटना जो आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है, जिसे कहते हैं बारिश का छल्लावा। इस पूरी चर्चा में हम शेखर काका के उस खौफनाक सफर के हर एक पहलू को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं बताने वाला हूं वो कोई कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी जिंदगी की एक रात है। देखिए, शेखर काका जब उस रात आग के पास आकर बैठे तो उनका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था और उन्होंने अपने से एक छोटे से वाक्य से ही वहां बैठे हर एक इंसान के लिए स्थिति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। क्योंकि अब ये कोई मामूली किस्सा नहीं रह गया था, ये तो मौत को छूकर वापस आने का एक जीता जागता सबूत था। ओके, चलिए इसमें थोड़ा अंदर तक उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस घटना की शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होती है एक चबूतरे से, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बना पत्थर का वो ऊंचा स्थान जहां गांव वाले ठंड से बचने और किस्से सुनाने के लिए जमा होते हैं। ये बस एक जगह ही है, दरअसल ये इस विश्लेषण का एक बेहद अहम हिस्सा है। एक कहानी के अंदर चल रही एक और कहानी, बाहर पड़ती करकराती ठंड और आग के पास बैठकर सुनी जा रही इस घटना से जो डर है ना, वो धीरे धीरे सुनने वालों के दिल के अंदर तक बैठने लगता है। चबूतरा वो सुरक्षित जगह है जो कहानी में आगे आने वाले उस भयानक अकेलेपन को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। आइए देखते हैं कि ये सफर आगे कैसे बढ़ता है। यहां आप देख सकते हैं कि कैसे अकेलेपन का जाल बिछा। शेखर काका का सफर भैरवपुर से शुरू होता है, जहां दावत लंबी चलने के बाद देर रात उन्हें वापस निकलना पड़ता है। जब वो निकले तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। अब यहां ध्यान दीजिए, हर उठता कदम उन्हें सुरक्षा से दूर और खतरे के पास ले जा रहा था। पहले सुनसान सड़क, फिर रास्ते के बीचों बीच एक अकेली चाय की दुकान और फिर टूटा हुआ पुल। ये सब एक तैयार किया गया जाल था जो उन्हें धीरे धीरे उस गहरे अंधेरे जंगल के रास्ते की तरफ धकेल रहा था, जहां मदद की कोई उम्मीद नहीं बची थी। आसपास कोई घर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस इतनी रात गए एक अकेली चाय की दुकान खुली हुई थी। ऐसी लोक कथाओं में ना, ये एक बहुत बड़ा और पहला इशारा होता है जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा आसान या कन्वीनियंट लगने लगे। काका बहुत थके हुए थे, बारिश और ठंड बेहद बढ़ चुकी थी। ऐसे में वो चाय की दुकान का मिलना बिल्कुल अजीब और अस्वाभाविक था। लेकिन सच कहूं तो यहीं पर सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी, क्योंकि अक्सर जो चीज सबसे ज्यादा आसान लगती है वही सबसे बड़ा खतरा अपने अंदर छिपाए होती है। तो सवाल उठता है, क्या उन्होंने उसे आते हुए नहीं देखा? ये सवाल अपने आप में रूह कांपा देने वाला है। जरा सोचिए, काका वहां दुकान पर अकेले खड़े थे और अचानक उनके बिल्कुल पास एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो जाती है। उसने कोई आवाज नहीं की, उसके आने की एक आहट तक नहीं आई। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोहरे और अंधेरे के बीच कोई अचानक आपके बिल्कुल करीब प्रकट हो जाए, और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि वहां कुछ बहुत ही असामान्य हो रहा था। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है ये चुनाव। दो रास्तों के बीच का जानलेवा चुनाव। एक तरफ नदी वाला पुल जो लंबा जरूर था लेकिन सुरक्षित था, पर उस औरत ने उन्हें वहां जाने से रोका और झूठ कहा कि वो पुल आज टूटा हुआ है। और फिर उसने एक छोटा रास्ता सुझाया जो गहरे और अंधेरे जंगल से होकर गुजरता था। ये पुरानी हॉरर कहानियों का एक बिल्कुल क्लासिक हिस्सा है। इंसान जब थकान से चूर होता है तो वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। काका को उस विश्वासघाती अंधेरे रास्ते को चुनने के लिए पूरी तरह से मैनिपुलेट किया गया था, और अनजाने में उन्होंने वही चुनाव किया जो इस सफर को उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनाने वाला था। उसके कदमों की बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। काका उस औरत के ठीक पीछे चल रहे थे। उन्होंने शायद खुद को यह दिलासा देने की कोशिश की होगी कि चलो, बारिश की वजह से आहट नहीं आ रही। होता है ना, जब इंसान को खतरे का आभास होता है तो दिमाग पहले लॉजिक या तर्क ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वहां सन्नाटा इतना ज्यादा गहरा था कि दूर जानवरों के चीखने की आवाजें भी डरावनी लगने लगी थी। वो अस्वाभाविक शांति उस अंधेरे में काका के हर एक तर्क को धीरे धीरे मिटा रही थी। यहां देखिए कि ये डर कैसे धीरे धीरे 3 चरणों में अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। पहला, घंघोर अंधेरा जिसमें आसमान पूरी तरह छिप गया था, मानो आगे का रास्ता ही गायब हो जाए।
दूसरा एक बहरा कर देने वाला बिल्कुल अस्वाभाविक सन्नाटा, और तीसरा उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक अकेला घर। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों। पूरा का पूरा जंगल, हवा और कोहरा मिलकर एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा जाल पैदा कर रहे थे जहां से वापस लौटना या किसी की मदद पाना लगभग असंभव था। इस पूरे जंगल में सिर्फ मैं। ये छोटा सा वाक्य उस ठिठुरती रात में किसी मौत के फरमान जैसा था। काका ने उस औरत से पूछा था कि क्या वो यहां अकेली रहती है, और उसने हामी भरते हुए यही सीधा सा जवाब दिया था, पूरे जंगल में सिर्फ मैं। जरा उस पल को महसूस कीजिए। इस एक वाक्य ने उस ठिठुरती रात में काका के दिल की धड़कनों को एकदम से रोक कर रख दिया होगा। ये एक ऐसी स्वीकारोक्ति थी जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल साफ और बेहद डरावना हो गया था। वो इंसान नहीं थी, और तभी अचानक आसमान फट पड़ा। एक जोरदार बिजली खड़की, और उस बिजली की पल भर की रोशनी में काका ने वो देखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो शख्स अब तक उन्हें रास्ता दिखा रहा था, वो कोई बेचारी बूढ़ी औरत थी ही नहीं। उस तेज रोशनी ने उस छलावे का नकाब नोच कर फेंका था। और ये चीज बहुत बखूबी दर्शाती है कि उस रोशनी में आखिर था क्या। उस बिजली की रोशनी ने जो सामने लाया वो इतना खौफनाक था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक ऐसा चेहरा जो किसी जिंदा इंसान का हो ही नहीं सकता था। अस्वाभाविक आंखें जो उन्हें नहीं बल्कि जैसे उनके भीतर, उनके आर पार देख रही थीं। और फिर उस खामोशी को चीरते हुए एक औरत की ऐसी चीख गूंजी, जबकि वहां उस भैंस के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। इन्हीं भयानक निशानियों ने आखिरकार काका की उस पैरालिसिस वाली स्टेट को तोड़ा, और उनका बचकर भागने का सिलसिला, उनका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू हुआ। अगर मैं एक सेकंड भी रुका तो मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। अब यहां ध्यान दीजिए कि माइंड का शिफ्ट कैसे होता है। यहां से पूरी कहानी एक धीमे रहस्य से अचानक एक तेज हाई स्टेक्स दौड़ में बदल जाती है। काका को यह समझ आ गया था कि अब सवाल किसी छोटे रास्ते का नहीं रह गया है, बल्कि सिर्फ जिंदा बचने का है। एक भी पल का ठहराव और वो उस अंधेरे और उस छलावे का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाते। इसके बाद काका ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। बारिश के उस घंघोर तूफान में जब पानी तीरों की तरह चुभ रहा था, वो अंधे होकर बस दौड़ रहे थे। कांटे, झाड़ियां, पेड़, उन्हें उस वक्त किसी चीज की परवाह नहीं थी। और इन सब में सबसे खौफनाक बात क्या थी पता है? पीछे से आने वाली वो सन्नाटे भरी परसूट। पूरा सन्नाटा और कोई आवाज नहीं। यही खामोशी उस भाग दौड़ को एक ऐसे आतंक में बदल रही थी जहां इंसान के सारे सेंसेस पूरी तरह से ओवरवेल्म हो चुके थे। तो सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि उस वक्त रुकने का मतलब था सब खत्म, जिंदगी का अंत। काका के पैर लड़खड़ाए, वो गिरे भी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यहां फिजिकल स्ट्रगल उतना मायने नहीं रखता जितना उनका वो मेंटल स्ट्रगल था। उनका शरीर थक रहा था, लेकिन दिमाग ने रुकने से इनकार कर दिया था। एक शिकार होने का डर और उस अनजानी चीज की दहशत किसी भी थकान से बहुत बड़ी थी। खतरे के समय बचे रहने की जिद इंसान से वाकई कुछ भी करवा सकती है। अंत में जब जंगल खत्म हुआ और गांव की रोशनी दिखी, तब जाकर काकी की जान में जान आई। चलिए इस पूरे किस्से के निष्कर्ष पर आते हैं। गांव के उसी चबूतरे और धीमी होती आग के पास लौटकर अगली सुबह काका ने एक कसम खाई थी, जो आज भी एक सबक का रूप ले चुकी है। जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी या थकान में आकर कोई आसान या छोटा रास्ता ना चुनें। सुनसान सड़कों पर अगर कोई अनजान मदद मिलती है तो थोड़ा विचार जरूर करें। और सबसे जरूरी बात यह ध्यान रहे कि ऐसी लोक कथाएं या फोकलोर सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी और बचाव का जरिया होती हैं। तो हमारी ये चर्चा आज अपने पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रही है। जरा सोचिए, अगर ऐसी ही किसी ठिठुरती देर रात में घंघोर अंधेरे और बारिश के बीच लंबा सफर तय करने से बचाने वाला कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो क्या कोई उस रास्ते को चुनना चाहेगा? या फिर शेखर काका के उस खौफनाक सफर को याद रखकर ये मानेगा कि हर आसान दिखने वाला रास्ता आखिर में सुरक्षित नहीं होता? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।